किस्से कुछ कहानियां। अतुल विश्नोई की जुबानी। कुछ किस्से कुछ कहानी। कुछ किस्से कुछ कहानियों में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है तुमको देखा तो ये ख्याल आया। लेखक हैं अजय जुगरान। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। उस तेज बरसात वाली शाम में जब देहरादून में मेरे घर पर फोन की घंटी बजी तो मैंने कुछ देर अलसा कर अपना कॉर्डलेस उठाया। हेलो, क्या मैं निशांत से बात कर सकती हूं? पूछा एक प्यारी सी आवाज ने, जिसे शायद कई वर्षों पहले मैंने कभी सुना था। ठीक इसी क्षण टाइल लगी ढलुआ छत पर टापुर टुपुर की ताल का संगीत बिन रुके कुछ और अधिक शक्ति के साथ बजने लगा। हेलो जी, मैं निशांत बोल रहा हूं। आप कौन? मैंने पूछा। मैं दीप्ति, मैं लंदन से बोल रही हूं, उसने कहा। अरे क्या सुखद आश्चर्य है, कैसी हो तुम? मैंने पूछा। मैं ठीक हूं मैं ठीक हूं निशांत, लेकिन हालांकि अब 10 साल से ज्यादा हो गए हैं, पर मुझे तुम्हारे साथ एक अधूरी बात को पूरा कर उसे हमेशा के लिए खत्म करना है। उसने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा और इधर एक गड़गड़ाहट ने मुझे सहरा दिया। उस खिड़की को जोर से खड़खड़ा जिसके पास मैं खड़ा था। साथ ही बिजली कड़कने की एक श्रृंखला ने आसमान को उजली शमशीरों से यूं चीर दिया मानो क्षितिज में बादल फटने की घोषणा हो रही हो। इधर मेरी भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा, लेकिन मैंने मौसम के इस दैवीय नाटक के बीच, बोलो दीप्ति, मुझे बताओ, मैं सुन रहा हूं, कह ही दिया। वो उस अंतर्देशीय पत्र में वो अंतिम वाक्य मैंने नहीं लिखा था। मुझे खेद है, उससे आपको बहुत दुख हुआ होगा, उसने कहा। मुझे ये बात पता है, मुझे उस समय भी ये बात पता थी, और वैसे भी अधिक कुछ बुरा तो हुआ नहीं। मैंने झूठ के नीचे अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश करते हुए कहा, जबकि मेरे गले की गांठ ने मेरी आवाज को रुंधा, मेरी इस कोशिश को नाकाम कर दिया। नहीं, वो बात ठीक नहीं थी, और ये मुझे यहां चैन से अपना दाम्पत्य जीवन नहीं जीने दे रही। इसलिए मैंने अपने पति से इस बारे में बात की। उन्होंने तुम्हारा नंबर खोज मुझसे तुम्हें फोन कर उस अधूरी बात को पूरा कर उसे हमेशा के लिए खत्म करने का सुझाव दिया। उसने कहा, ठीक है, लेकिन पूरा या खत्म करने के लिए कुछ भी नहीं है। हम बहुत छोटे थे तब, तुम तो और भी छोटी थीं। अब मैं शादीशुदा हूं और अब पत्नी और बेटी के साथ खुशी से रह रहा हूं। मैंने कहा, बधाई हो, मैंने ये सब आपके फेसबुक प्रोफाइल से जान लिया था। मेरा भी एक बेटा है यहां, उसने कहा और बोलती रही। वो तुम्हारा पत्र, वो मेरी चिट्ठी, उसे तेज हवा वहां से उड़ा ले गई जहां तुमने उसे छोड़ा था। मेरे पिताजी को वो बागवानी के दौरान मिला और उन्होंने उसे खोला। फिर गुस्से में उससे उन्होंने मेरा सामना किया और वो आखिरी वाक्य लिखकर उसे तुम्हारे पते पर पोस्ट कर दिया। उसने तुमको आहत किया होगा, उसके लिए कृपया मुझे माफ कर दें। मैंने कहा, तुम्हें अपने पिता के व्यवहार के लिए खेद व्यक्त करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा करने से अगर तुम्हें आराम मिलेगा तो तुम्हारी माफी सर आंखों पर। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मेरी शुभकामनाएं। अब मैं तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं करूंगी। अलविदा। उसने ये सब कहा और इससे पहले कि मैं जवाब में कुछ कह पाता, फोन यूं शांत हो गया कि हो रही बारिश का शोर मुझे वर्तमान में वापस ले आया। आलू की एक बोरी की तरह मैं अलाव के सामने चमक रहे सेव के आकार के काले बीन बैग में धंस गया, और जो कुछ अभी अभी हुआ था उसे समझने की कोशिश करने के लिए मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। क्या दीप्ति सच में मुझे इतना प्यार करती थी? उतना प्यार जितना मैं उससे करता था? मैं यादों में बह गया। मैं देख सकता था कि उसकी आंखें उस कमरे के
पर्दे के पीछे से मुझे देख रही थीं, जिसमें डाक पत्थर के जल विद्युत विभाग में सहायक अभियंता उसके पिता ओशो के विचारों से मेरा परिचय करा रहे थे। ओशो उस समय भगवान रजनीश के नाम से ज्यादा जाने जाते थे। हमेशा भगवा गाउन पहनने वाले, हमेशा मुस्कुराते हुए और हमेशा दयालु दिखते वो मेरे 1 वर्ष पुराने तथाकथित सबरंग जनरल स्टोर के नियमित ग्राहक थे और इस बात पर जोर देते थे कि मैं उनसे पहले नाम यानी उन्हें राज बुलाकर उनसे बात करूं। उस समय सिर में एक पुरानी चोट के इलाज के लिए चल रही भारी दवाओं के प्रभाव के कारण मेरे लिए चीजों को याद रखना और उन्हें लिखना इतना मुश्किल हो गया था कि मैं एक बार फिर अपनी इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में असफल हो डाक पत्थर में अपने देहरादून स्थित पिता की मेहनत की कमाई से स्थापित स्टोर चलाने में कुछ सांत्वना पा रहा था। शिवालिक पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित जंगलों से घिरे गांव से शहर में बदला डाक पत्थर पहाड़ों नदियों के विहंगम दृश्य पेश करता है, जिनके बीच मेरे जीवन की कठिन वास्तविकता से दूर मेरा आश्रय था। इस जगह का नाम डाक पत्थर इसलिए पड़ा क्योंकि पास बहने वाली यमुना और टॉन्स नदी पर पुल और बांध बनने से पहले उनके संगम पर पानी के स्तर से ऊपर झांकते एक बड़े गोल पत्थर का उपयोग नदियों के दोनों किनारों पर लोगों को डाक पहुंचाने के लिए किया जाता था। आसपास के गांवों के डाकिये, तैराक और नाविक इस पत्थर से डाक उठाते थे। मैंने इस जगह को अपने गुमनाम रूप में छुपकर काम करने के लिए चुना था, लेकिन जब भी राज मेरे स्टोर पर आते तो वो मुझसे एक दोस्त की तरह बात करते थे और मुझे बिक्री के लिए प्रदर्शन, उत्पादों की रेंज, रंग योजना आदि में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करते। धीरे धीरे मैं उनसे खुल गया और मैंने अपनी असफलताओं, निराशाओं और डर के बारे में उन्हें बताया। उन्होंने मुझे बड़े प्रेम से ध्यान करने की सलाह दी। मैं ध्यान के बारे में अनभिज्ञ था, लेकिन ऐसा कुछ भी सीखने को तैयार था जो मुझे हमेशा के लिए जीवन से बच भाग निकलने के तरीकों के बारे में रुग्ण विचारों से घिरकर बेकार महसूस करने से मुक्त कर सके। ध्यान करने का तरीका सीखने के पहले दिन उनके शीशे के पैनल वाले पिरामिड नुमा कमरे में, जिसमें घर के बाहर ही बाहर से प्रवेश किया जा सकता था और जिसमें सुखद हवा, हल्की गर्म धूप, बादल और आसमान का नीला और आसपास के हरे पेड़ और पहाड़ियां सब प्राप्य थे। उन्होंने मुझे आराम से बैठ अपनी आंखें बंद कर आसान सांसें लेने के लिए कहा। फिर उन्होंने ओशो का एक ऑडियो कैसेट चलाया जिसमें वे रहस्यवादी मीरा के बारे में बात कर रहे थे। मैंने हाई स्कूल में मीरा की कहानी पढ़ी थी, लेकिन अब जब ओशो ने उनके बारे में बात की तो उन्होंने उन्हें प्रेम, भक्ति, भावना, त्याग से भरी एक अथाह प्राचीन झील के रूप में जीवंत कर दिया। ऐसा लगा कि मीरा स्वयं के बिना भी अस्तित्व को दर्शाती हैं, ब्रह्मांड के साथ एक तारतम्य में लुप्त होकर। कुछ ही मिनटों में ओशो की धीमी नासिका वाली आवाज ने मेरे दिमाग के सारे शोर को सुन्न कर दिया और मेरे दिल की तारों को बजाना शुरू कर मेरी आत्मा के तारों को झंकृत कर दिया। ओशो के बोलना बंद करने के बाद सुई पटक सन्नाटे में मैं अपने गालों पर आंसुओं की बूंदें बहते हुए सुन सकता था और एक विचित्र शांति मेरे दिल और दिमाग पर छा गई जो मैंने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। अगले दिन हल्के पीले रंग की सलवार कमीज पहने एक युवा लड़की, जिसकी गर्दन और कंधों पर कढ़ाईदार पेजली दुपट्टा बेतरतीब लटका हुआ था, मेरे स्टोर पर आई, जहां मेरे कैसेट प्लेयर पर जगजीत और चित्रा सिंह का गाना तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया बज रहा था। वो बहुत प्यारी थी। उसका साफ हल्का गेहुआ चेहरा, उसकी बड़ी बड़ी काली मंत्रमुग्ध कर देने वाली आंखें, पारिजात फूलों का एक छोटा सा गजरा सजाए उसके लंबे घने काले गुंथे हुए बाल, कुल्फियों जैसी लंबी गोल अंगुलियों पर चमकते हरे रंग हुए उसके नाखून, उसके स्थिर होने पर भी उसके कपड़ों का कुछ देर तक हिलते रहना, उसका बेआवाज चलना और उसकी पोर पोर की नाजुकता से लगा कि भगवान ने उसे शुद्ध आकर्षण के
एक अनोखे शिल्प सा गढ़ा था। उसकी नपी तुली शर्मीली मुस्कान बता रही थी कि वो निश्चित रूप से केवल 17-18 साल की थी। थोड़ा हिलते डुलते रुकते और अपने सिर को आवश्यकता से 1 इंच भी अधिक ऊपर न उठाते हुए वो अलमारियों और स्टैंडों पर लगे डिस्प्ले को ध्यान से देखती रही। फिर उसने आर्चीज के कुछ ग्रीटिंग कार्ड्स और आम पोशाकों से मैच होती कुछ सुंदर सस्ती बालियां चुनी और कुछ रूमानी फिल्मी गाने एक नए सोनी कैसेट पर रिकॉर्ड करवाए। उसकी खरीदारी ने मुझे बताया कि वो एक भावुक लड़की थी जिसे संगीत, नृत्य और हल्के हरे पीले शेड्स पसंद थे। अपनी खरीदारी के अंत में अपने बिल के लिए वो मेरी ओर आई और उसने मेरे स्थान को अपने फूलों वाले भीने इत्र से जीवंत कर दिया। मैंने उसकी खरीदारी के लिए एक बिल बनाया जिसे पूरा चुकाने में उसके पास 20 रुपए कम निकले। उसने थोड़ी देर में पूरे पैसे वापस अपना सामान ले जाने की पेशकश की, लेकिन एक वफादार ग्राहक के रूप में उसका दिल जीतने की चाहत में मैंने उससे कहा कि वो सारा सामान ले जाए और जब भी वो अगली बार दुकान पर आए तब शेष राशि का भुगतान कर दे। इस सुझाव पर उसने ऊपर नहीं देखा, झिझकते हुए सहमत हो गई, सामान उठाया और बाहर निकलने के लिए कुछ कदम बढ़ी। बाहर निकलने से ठीक पहले वो नर्तकी की तरह घूमी और उसने मुझे सीधे उसकी आंखों में देखते हुए पाया। एक क्षण रुक उसने पूछा, तुम कल इतना क्यों रोए? उसके इस प्रश्न से मैं स्तब्ध रह गया और इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता वो फिर से मुड़ी और मेरी आंखों के ठीक सामने हवा में ओझल हो गई। जाने क्यों मेरी आंख एक बार फिर से नम हो गई, जैसे कि मेरे जीवन का प्यार उनसे छिन गया हो। अब मेरे पास राज से ध्यान सीखना जारी रखने का एक और अच्छा कारण था। मेरे स्टोर में उनकी अगली हाजिरी पर मैंने उनके साथ हर सप्ताहांत ध्यान सीखने का कार्यक्रम तय किया और बतौर तैयारी ओशो के बारे में उन्होंने मुझे जो कुछ दिया मैंने उसे पढ़ना और सुनना शुरू कर दिया। मैं दीप्ति से मिलने की आशा में ऐसे प्रत्येक ध्यान सत्र का उत्सुकता से इंतजार करता और फिर हताश हो जाता क्योंकि वो दिखाई ही नहीं दी। इस बीच ओशो के प्रति मेरी भक्ति में अपने विश्वास को प्रदर्शित करते हुए राज ने मुझे अपने शिष्य के रूप में दीक्षा दी और उनकी पत्नी ने यह सुनिश्चित किया कि मेरी प्रत्येक साधना के बाद मुझे अच्छा शाकाहारी भोजन मिले। ओशो की अशर्त प्रेम में डूब जाने की बातें राज और उनकी पत्नी के माध्यम से मेरे दिल में घर कर गईं। सर्दी से वसंत और वसंत से गर्मी के बीच मैंने उनके बगीचे को कुछ मौसमी फूलों वाले पौधों से समृद्ध करने की कोशिश की, लेकिन अफसोस, हालांकि वो मेरे दिल में ओशो से ज्यादा मौजूद थी और उनकी बातों में प्यार के जिक्र पर हमेशा जीवंत हो उठती, फिर भी मेरे लिए दीप्ति केवल एक मृग तृष्णा बनकर रह गई। मैं चाहता था कि राज उसके बारे में बातें करें, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। मैं चाहता था कि वो मेरे स्टोर पर आए, लेकिन वो नहीं आई। और फिर उस सुबह स्टोर से सप्ताहांत की छुट्टी में अपने माता पिता से देहरादून में मिल लौटने पर जैसे ही मैंने अपने स्टोर का शटर खोला, मुझे उसके नीचे बिजली पानी के बिलों के साथ एक अंतर्देशीय पत्र मिला जिसमें कोई पता या डाक टिकट नहीं था। मैंने चाकू से उस पत्र को बड़े करीने से खोला और सिवाय भीतर एक करारे 20 रुपए के नोट के उसे बिल्कुल कोरा पाया। मैंने नोट को सूंघ उसमें दीप्ति की खुशबू पहचानी। मैंने विचार किया और फिर 20 रुपए की प्राप्ति की पुष्टि करने के लिए उस पत्र के अंदर एक नीला टिक का निशान लगाया और उसे वापस टेप से बड़े करीने से चिपका दिया। फिर होली से कुछ दिन पहले ध्यान के लिए उसके घर जाते हुए मैंने उस पत्र को खुले तौर पर प्रवेश द्वार तक अपने हाथ में लहराया और ठीक ध्यान से पहले उसे अपनी शर्ट की ऊपरी जेब में रख लिया। ध्यान के बाद जैसे ही मैं अपने स्कूटर के पास गया, मैंने उस पत्र को वहीं जमीन पर गिरा उसे उसी जगह टिका रखने के लिए उस पर एक छोटा कंकड़ डाल दिया। कुछ दिनों में होली की छुट्टी के ठीक बाद जब मैंने अपनी दुकान का शटर खोला
तो मुझे वही पत्र वापस मिला। अब तक मैंने शटर का नाम उसकी पोस्ट बॉक्स जैसी सेवा के लिए डाक शटर रख दिया था। मैंने उस पत्र को ध्यान से खोला और पाया कि उसमें मेरे नीले टिक के नीचे एक हरा टिक था। अब उस हरे टिक का क्या मतलब था? मैंने सोचा और सोचा, लेकिन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका। इसलिए मैंने उसके नीचे लिखा, तुम्हारे दिल में क्या है? और राज के साथ अपने ध्यान अभ्यास के अगले दिन उस प्रक्रिया को दोहराया जो मुझे इस मुकाम तक ले आई थी। मुझे याद है कि गर्मियों की शुरुआत में वो काफी हवादार दिन था। दिन बीते, दीप्ति का उत्तर नहीं आया, लेकिन राज ने मुझे फोन किया और बताया कि चूंकि उसे कार्यकारी अभियंता पद पर पदोन्नत किया गया है और वो तत्काल प्रभाव से चीला, हरिद्वार में तैनात किया गया है, इसलिए वो ड्यूटी संभालने के लिए वहां जा रहा है, पर उसकी पत्नी और बेटी कॉलेज की परीक्षाओं के बाद वहां आएंगी। कुछ दुख के साथ उन्होंने कहा कि वो सप्ताहांत ध्यान अभ्यास में मेरी मदद करना जारी नहीं रख पाएंगे। इस समाचार से मेरा दिल टूट गया, लेकिन मैं कुछ आशा के साथ अपने डाक शटर के नीचे दीप्ति के पत्र की प्रतीक्षा करता रहा और साथ ही उसके अपने स्टोर पर आने की बाट जोहता रहा। न पत्र आया न दीप्ति, पर लगभग 1 हफ्ते बाद मुझे एक अपने नाम और पते के साथ एक डाक टिकट लगा हुआ लिफाफा मिला। उस लिफाफे में वो पत्र था जिसका मैं इंतजार कर रहा था। उसमें मेरे प्रश्न, तुम्हारे दिल में क्या है, के नीचे लिखा था, मेरे दिल में कुछ भी नहीं है, तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। साथ ही उसने उस पत्र की सारी खाली जगह को टेढ़ी मेढ़ी लकीरों से काट दिया था। यह पत्र देख मैं सन्न रह गया। मुझे लगा कि अशर्त प्रेम में डूब जाने की बातें करने वाले प्यारे अभिभावकों की संवेदनशील बेटी ये अकारण कैसे लिख सकती है? कहीं ये तो नहीं कि वो किसी दबाव या परेशानी में हो? मैं तुरंत अपने स्कूटर पर सवार हो दीप्ति के घर पहुंचा। उसका गेट बंद और वो सुनसान पड़ा था। कई दिनों के मोहभंग और दीप्ति की तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया वाली बात पर कई रातों की नींद खो लेने के बाद एक सुबह मैं अपना स्टोर बंद कर चीला पहुंच गया, जहां कुछ कठिनाई के बाद मुझे हरिद्वार में जल विद्युत विभाग की कॉलोनी में राज के घर का पता चला। मैं कई दिनों उस घर के आसपास घूमता रहा, लेकिन दीप्ति कभी उस घर से बाहर नहीं निकली। आखिरकार एक घरेलू सहायिका ने मुझ पर ध्यान दिया और मेरे उद्देश्य के बारे में पूछा। फिर जब मैं चुप रहा तो शायद मेरी उदास शक्ल से संकेत लेते हुए उसने कहा, दीप्ति दीदी आपकी वजह से साहब से लड़ी। मुझे बस इतना मालूम है कि वो अब एक हॉस्टल में रह देहरादून में पढ़ती हैं। मेरे लिए ये पर्याप्त जानकारी थी। मैं उसे 50 रुपये इनाम देना चाहता था, लेकिन उसने मना कर दिया। मैंने उसे अपना विजिटिंग कार्ड दिया ताकि दीप्ति जब भी हरिद्वार आए तो उसे मेरे वहां आने का पता चले। अगले ही महीने मैं अपने पिता के पास वापस देहरादून चला गया और उनके खेती के व्यवसाय में उनकी सहायता करने लगा। हालांकि मेरे दिल ही दिल में ये प्रश्न उठने लगा कि क्या राज और उसकी पत्नी के मुझ पर विश्वास के चलते मेरा दीप्ति के प्यार में डूब जाना ठीक था? मैं उसी दिल से मजबूर देहरादून में जहां भी गया मेरी आंखें दीप्ति को ढूंढती रहीं। मुझे कभी कभी लगा कि मैंने उसे देखा भी, लेकिन हमेशा राजपुर रोड पर मधुबन होटल के आसपास किसी समूह में। जाने क्यों मुझे अपनी आंखों पर इतना भरोसा नहीं था कि मैं उनके देखे पर कुछ अमल कर सकूं। उसकी फेसबुक प्रोफाइल, जो अब गुप्त और निजी है, ने एक बार संकेत दिया था कि उसने 1985 में एक राजकीय कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। जब हम मिले थे तब वो बस 17-18 बरस की थी। वो बहुत प्यारी थी और अब और भी प्यारी होनी चाहिए। अब भी कभी कभी जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूं तो मैं दीप्ति को अपने स्टोर पर 20 रुपए कम लिए खड़े देखता हूं और तब पार्श्व में 7-7 बजने लगता है गाना, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया।
तुम घना साया। लेखक अजय जुगरान। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मेरे मित्र अजय जुगरान की लिखी ये कहानी तुमको देखा तो ये ख्याल आया। आशा है आपको ये रचना पसंद आई होगी। दोस्तों, हमारे चैनल को आपने यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे शीघ्र सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, ये कहानी आपको कैसी लगी, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसके बारे में अपनी टिप्पणी लिखना ना भूलें। धन्यवाद। कुछ किस्से, कुछ कहानियां। अतुल विश्नोई की जुबानी। कुछ किस्से, कुछ कहानी।